Typical combination of acidic radicals. We are now heading towards a very strange idea of identifying radicals when there are certain other radicals are also present. They are known as typical combinations, and that means in such combination of radicals we need to apply a different approach of analysis. I am your instructor सौरभ और देखते हैं क्या है इस वीडियो में खास. Let us be secured with the contents. What are typical combinations? What are examples of such combinations? There can be many combinations, of course. हम और उनकी केमिस्ट्री क्या होगी, एनालिसिस का मेथड क्या होगा, हम उस पर चर्चा करते हैं. एक बहुत सुंदर कोट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. द मोर आई लिव, मोर आई लर्न. द मोर आई लर्न, द मोर आई रियलाइज, द लेस आई नो. इतने वीडियो में, इस लगभग 35-40 वीडियो की यात्रा में हर बार मुझे यही लगता है कि हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं वो कम है और बार बार कुछ नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं. इसलिए हम जब सोचते हैं अपने बारे में तो ये जानते हैं कि जितना हम जानने की कोशिश करते हैं ऐसा लगता है कि हम थोड़ा जानते हैं. माइकल लेगांट इज अ मैन हु हैज गिवन दिस कोटेशन. So I would like to tell you what are typical combinations, and the answer is here. There are few radicals which cannot be identified separately in presence of one another. किन्हीं कारणों से और various reasons. अगर कई ऐसे कारण जिनमें एक की उपस्थिति में दूसरे रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल खड़ी होती है और इसके लिए हमको कोई नई स्ट्रेटेजी, नई कार्य पद्धति का प्रयोग करना होगा. So strategy of analysis must be slightly different. However, the test that we have suggested would be the same. कुछ उदाहरण आज से मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या टिपिकल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है या एक पाउडर है या एक ऐसा सब्सटेंस का मिक्सचर है जिसके अंदर कई सारे रेडिकल्स हैं, एनायनिक रेडिकल्स हैं, और सपोज एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर सल्फाइड भी है, सल्फाइड भी है, सल्फेट भी है और थायोसल्फेट भी है. Now look at all these sulfur containing radicals. ऐसा जो ग्रुप है बड़ा अनोखा ग्रुप है और इनमें अगर हम थायोसल्फेट और सल्फाइड को देखें तो वो लगभग एक जैसे हैं. आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाता है अगर ये रेडिकल्स एक दूसरे की उपस्थिति में आइडेंटिफाई किए जाएं. हमको कोई नई सोच उत्पन्न करनी होगी जिससे इनको हम पहचान लें. एक दूसरा उदाहरण है नाइट्राइट और नाइट्राइट. दोनों ही एक दूसरे के साथ में, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर के रेडिकल्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में आइडेंटिफाई करने में बहुत तकलीफ देते हैं. इसी प्रकार नाइट्राइट और आयोडाइड और जो दूसरे रेडिकल्स हैं उनमें नाइट्राइट और सल्फाइड भी हैं जो एक दूसरे की उपस्थिति में मुश्किल से आइडेंटिफाई होते हैं. नाइट्रेट ब्रोमाइड और नाइट्रेट क्लोराइड इज ऑफ कोर्स ए कॉम्बिनेशन. नाइट्रेट ब्रोमाइड आयोडाइड, नाइट्रेट chloride, bromide, iodide, etc. And this is a very common kind of situation where all the chloride, bromide and iodides are present in the mixture. तो अब देखें कि कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. और भी कई कॉम्बिनेशन संभव है लेकिन मैं इन सारे कॉम्बिनेशन की चर्चा नहीं करूंगा, केवल खास टिपिकल कॉम्बिनेशन की चर्चा करूंगा. सो वेरी इंटरेस्टिंग केस दैट कंटेन्स ऑल सल्फर containing radicals, anionic radicals. Let us talk about sulfide, sulfide, sulfate and thiosulfate. We have a mixture of all these radicals, believe it, and if you want to identify whether there is sulfide ion present in the system, the simplest way that we know is to treat with sodium nitroprusside solution, and a pink purple or a violet solution indicates the presence of a complex that is indicates the presence of sulfide radicals. If we see N5NO, NO goes to NOS. NO is actually a cationic ligand in this case, but NOS minus, that's an anionic ligand. So chemistry in terms of coordination theory is different here. However, in both the cases, there is a coordination number of 6 or iron central atom.
सो सल्फाइड को हमने अलग कर लिया, सल्फाइड को हमने नाइट्रोप्रोसाइड से अलग रूप से पहचान लिया, हमने अलग नहीं किया, अलग रूप से पहचान लिया है। अब हम देखते हैं अब क्या करने वाले हैं। अब मैं मिलाने वाला हूं कैडमियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। कैडमियम आपको याद है सेकंड ग्रुप में है, और कैडमियम का सल्फाइड आपको ये भी याद है कि येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो कैडमियम का सल्फाइड बन जाएगा, छान के अलग कर लेंगे, चिंता नहीं है। और अब बची हुई चीजों में हमारे पास सॉल्यूशन में थायोसल्फेट है, सल्फेट है और कार्ब सल्फाइड है। अब इन तीन चीजों में से हमको डिफ्रेंशिएट करना है, अलग थलग करना है। और हमारे पास एक रिएजेंट है, वो है स्ट्रॉन्शियम का नाइट्रेट विच इज वाटर सॉल्युबल स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट, लेबोरेटरी रिएजेंट है। और स्ट्रॉन्शियम का जो सल्फेट है वो और जो सल्फाइड है वो प्रेसिपिटेट देता है। लेट्स सी, हमको वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं स्ट्रॉन्शियम सल्फेट के और स्ट्रॉन्शियम सल्फाइड के, जबकि ये जो प्रेसिपिटेट हैं वो HCl में डिजॉल्व होता है, एक और एक नहीं होता। तो कौन सा नहीं होगा? ऑब्वियसली सल्फेट डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन सल्फाइड जो है वो SO2 गैस रिलीज करते हुए डिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेपरेशन पॉसिबल होगा। SO2 का अगर फिर से पहचानना हो SO2, तो हम ये देखेंगे कि वो I2 को डिक्लाइज करता है। तो इस तरीके से इसको I2 would be converted into Ki, and therefore this kind of possible detection is there. यहाँ थायोसल्फेट बच गया है, थायोसल्फेट डिस्ट्रॉय होता है एसिड से, कोलाइडल सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का डिकलराइजेशन आप स्टडी करें, और दैट वुड बी द फाइन थिंग विद दिस। तो एक अप्रोच इस प्रकार की रखी जिसमें हम सारे रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ खास परिस्थितियों में। आगे बढ़े, लेट्स राइट। अब एक नाइट्रेट और नाइट्राइट का कॉम्बिनेशन देते हैं। एक खास किस्म का एक एजेंट है दैट इज कॉल्ड एंटीपायरीन। एंटीपायरीन जो है वो रिएक्ट कर लेता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है NO के साथ में। और अगर हम इसको अमोनियम क्लोराइड से इस मिक्सचर को ट्रीट करें तो अमोनियम नाइट्राइट ऑन हीटिंग गिव्स नाइट्रोजन गैस। सो नाइट्राइट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड व्हाट इज लेफ्ट इज नाइट्रेट। और नाइट्रेट का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है हम जानते हैं। यस, हम जानते हैं कि इसको हम रिंग टेस्ट है फेरस सल्फेट की उपस्थिति में, जब कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब की दीवार से मिलाते हैं तो एक रिंग बनती है जो कि फेरस नाइट्रोसो सल्फेट की वजह से होती है, एंड दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट हियर। The other radical, that is nitrite, has been destroyed in form of nitrogen gas when heated with ammonium chloride crystal. दूसरा टिपिकल कॉम्बिनेशन है नाइट्राइट और आयोडाइड का। यदि हमारे एसिडिफाइड सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर हम स्टार्च सॉल्यूशन में मिलाएं तो I- जो है वो उत्पन्न होगा, और बोथ NiNO2- भी उसको ब्लू कलरेशन देगा, I- को I2 में कन्वर्ट होने देगा। तो हम यहाँ पहचान करेंगे I- की लेयर टेस्ट से, जिसमें हम, आपको याद है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरीन वाटर मिलाते हैं, तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड या ऑर्गेनिक लेयर है वो हो जाती है वॉयलेट, आयोडाइड कंफर्म हो गया। जहां तक नाइट्रेट का सवाल है, इट गिव्स स्टार्च सॉल्यूशन के साथ वो ब्लू कलर देता है, और इसलिए दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन यदि हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड KI बनाया और उसके साथ हमको ब्लू कलर प्राप्त होता है तो नाइट्राइट की उपस्थिति कंफर्म होती है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। नाइट्राइट और सल्फाइड की बात करें, when both are present, dilute sulfuric acid does not give brown fumes, rather sulfur is precipitated, और H2S की गैस भी निकलने लगेगी, और NO2- और S- ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग स्वभाव के आने से कोलाइडल सल्फर निकलेगा। तो इसके अप्लाई के लिए हम स्टार्च आयोडाइड टेस्ट लगाएं नाइट्राइट की। अगर वो हमारे जो पेपर को ब्लू करती है तो हम नाइट्राइट कंफर्म मानेंगे, और अगर हम सिल्वर का सॉल्ट मिलाएंगे तो सिल्वर सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेंगे। जाहिर है, हम जानते हैं Ag2S इज ब्लैक, तो इस तरीके से दोनों की उपस्थिति पहचानी जा सकती है। यदि हम करें नाइट्रेट, ब्रोमाइड और आयोडाइड की, यह भी एक टिपिकल कॉम्बिनेशन है। ब्रोमाइड एंड आयोडाइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐसी फ्यूम्स देते हैं जो नाइट्रेट के कलर के साथ ओवरलैप होंगी और रिकॉग्निशन या पहचान मुश्किल होगी। In that case, we apply a different strategy.
रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट गेट्स परटर्ब्ड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयोडाइड। एक बात और कि यदि हम फेरस सल्फेट के साथ उसकी रिंग टेस्ट लगाने वाले हैं तो ब्रोमाइड और आयोडाइड की उपस्थिति में वो रिंग टेस्ट डिस्टर्ब हो जाती, खराब हो जाती, नहीं लगती। इसलिए ब्रोमाइड और आयोडाइड का हटाना बहुत जरूरी होता है। सो टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट एड जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और थोड़ी देर के लिए हम गर्म करें और KI सॉल्यूशन मिलाएं। ब्लू कलर वुड इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ NO3। ये जाहिर है NO3 minus is being an oxidizing agent, it will oxidize I- to I2. फाइनली ब्रोमाइड और आयोडाइड का अगर परीक्षण करना है तो हम लेयर टेस्ट से कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर टेस्ट ब्राउन कलर ब्रोमाइड बताएगी, I- हो तो वो वॉयलेट बताएगी। अगर दोनों हो तो पहले I- आएगा और धीरे धीरे I- रिप्लेस हो जाएगा ब्राउन कलर से। एक अक्सर हम बात करते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के मिक्सचर की। लेबोरेटरी में 3 हैलाइड अगर हमारे पास में हैं और तीनों ही सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट देते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का है, सिल्वर ब्रोमाइड हल्के पीले रंग का है और सिल्वर आयोडाइड डार्क येलो है। तो इनके, हालांकि इनको समझना कलर के बारे में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर केवल सफेद है तो क्लोराइड की उपस्थिति हम जान सकते हैं। What we do is we heat with ammonium carbonate solution, and with this silver bromide and silver iodide still remain in the solution while silver forms an amine complex. तो अमोनियम कार्बोनेट के साथ हीट करने से सिल्वर का अमीन कॉम्प्लेक्स तो बनता है, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड आप जानते हैं इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है वजांस्की नियम के अनुसार, और अगर ऐसा है तो वो बहुत आसानी से अमीन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं होते, सो दे रिमेन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स। जो सिल्वर का अमीन कॉम्प्लेक्स है वो नाइट्रिक एसिड से सिल्वर क्लोराइड में वापस रीजनरेट हो जाएगा, तो ये बात हमको अलग मालूम पड़ेगी। जहां तक Cl- का सवाल है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लेयर टेस्ट अगर हम लगाएं तो पहले I- और उसके बाद में Br- को हम पहचान लेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा। और क्लोराइड का जो टेस्ट है वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो मिक्सचर में से हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट से हम क्लोराइड को पहचानेंगे, ब्रोमाइड और आयोडाइड को इस स्कीम के तहत पहचान सकेंगे। तो ये एक वर्णन है किस प्रकार हम एक दूसरे की उपस्थिति में चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। एक और कॉम्बिनेशन है, वह है ऑक्सलेट और फ्लोराइड का। दोनों के साथ एक खास बात है, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फ्लोराइड, ये कैल्शियम आयन के साथ प्रेसिपिटेट देते हैं। In acidified soda extract add calcium chloride solution. If white precipitates are obtained which are soluble in diluted HCl, then oxalate is present and do not soluble fluoride is present. लेकिन अगर दोनों हो तो हम क्या करें? और इसके तरीका हम जो अपनाएंगे वो ये है कि हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट मिलने से सिल्वर फ्लोराइड बनेगा जो घुलता है, लेकिन सिल्वर ऑक्सलेट जो है वो नहीं घुलता। तो जो घुल गया है वो है सिल्वर फ्लोराइड, जो नहीं घुला है वो है सिल्वर ऑक्सलेट। फिर ऑक्सलेट के साथ अगर हम ट्रीट करें तो बेरियम का बेरियम फ्लोराइड बन जाएगा। तो बेरियम सॉल्यूशन बनाने से बेरियम फ्लोराइड जो फिल्ट्रेट से हमको प्राप्त होगा, क्योंकि वो घुल चुका है, और जो रेसिडुअल पार्ट था, और चूंकि ऑक्सलेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, हम इसलिए कि लेबोरेटरी में टाइट्रेशन भी करते हैं ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 में, तो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में KMnO4 का रंग उड़ जाता है, डिकराइज हो जाता है। इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सलेट रेडिकल। एक और है कार्बोनेट और ऑक्सलेट, क्योंकि दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे। सो टेक लिटिल मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डाइल्यूटेड HCl एंड वार्म। If effervescence takes place, pass the gas into lime water, and if the lime water turns milky, carbonate is present. अब थोड़ा MnO2 मिलाएं, MnO2 मिलाने से इसको गर्म करें। अगर MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब वो C2 को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, और फिर से ये गैस यदि लाइम वाटर को मिल्की करती है तो हम पहचान सकते हैं कि ऑक्सीलेट भी है। लेकिन अगर हम सोडियम एक्सट्रेट के रास्ते से चल रहे हैं तो हम इनमें काम ये करने वाले हैं कि एक दूसरा टिपिकल कॉम्बिनेशन पर बात करें। तो अगर कार्बोनेट और सल्फाइड हैं तो एक टेस्ट ट्यूब में दोनों का मिक्सचर लें, टेस्ट ट्यूब में सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला दें, अब डाइल्यूट H2SO4 मिलाएं या HCl मिलाएं, तो SO2 गैस जो होगी वो K2Cr2 से पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट को जो ऑरेंज कलर है वो उसको तुरंत ग्रीन में बदल देगी। क्यों? क्योंकि डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 में है और SO2 के कारण वो +3 में जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट SO2 के द्वारा रिड्यूस होगा, या पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी हमको मालूम पड़ेगी।
और जो बची हुई गैस यदि लाइम वाटर को मिल्की करती है, इसका मतलब वो कार्बोनेट ही है। तो ये एक टेस्ट जो है, take a little mixture in a test tube, add dilute sulfuric acid and some solid of dichromate, warm and pass the gas into lime water. If the lime water still turns milky, carbonate is present. So if you wish to look at the reactions, you have CO2 released with carbonate, SO2 released with sulfide, that turns milky, both turns milky. But what we are doing is, we are using dichromate. So dichromate is going to be converting chromium +6 into +3 by SO2. So we get a green solution and a gas that turns lime water milky. I hope you understand this. This is the common practice that we perform in laboratory. Thanks for watching. You have been a great audience throughout. Thanks for watching again.